हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे तक बता दिया है। और उसके बाद हम उनसे आने वाले सवालों का प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि हमको ये पता चल सके कि कैसे यहाँ से सवाल आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो वो वीडियो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये उसका दूसरा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी आज मैंने 30 क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चंस मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। 1919 के कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई प्रांतों में। तो ये तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये तो 1909 में हो गया था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हो गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में कर दिया गया था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, देखिए जब प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तो प्रांतों को भी अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को कहना चाहिए नियंत्रित रखने के लिए वहाँ पे कुछ कानून बना सकें। तो इसके लिए विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया और विषयों को दो भागों में बांटे गए थे। ठीक है, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये चीज़ यहाँ पे किया गया था। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे स्टेटमेंट 1 और 3 जो हैं वो सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देश के लिए लिखित संविधान, चलो इसको छोड़ो। ठीक है, बी को देखो, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। हाँ ठीक है, 1935 के अधिनियम में विधानमंडल की बात की गई थी और उसके लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि का भी बात किया गया था। तो दो तो बी तो करेक्ट है। ठीक है, एक संघ की योजना पर विचार किया गया था, तो सी भी करेक्ट है। 1935 के द्वारा भारत संघ का उपबंध किया गया था, भारतीय संघ का उपबंध जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जो देसी रियासत थे उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। डी इसमें कहता है कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना। तो विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का हाँ ठीक है, सरकारी सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट किए जाने थे गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये डी भी क्या है, ये सही है। तो हमको क्या बताना है, अवयव नहीं है बताना है ना। तो बी, सी और डी तो 1935 के अधिनियम में थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये नहीं था, 1935 के अधिनियम में कहीं पे भी भारत के लिए लिखित संविधान की कोई बात नहीं की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी जो हैं ये 1935 के अधिनियम में इनके बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, है ना, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो संविधान सभा जो है वो वयस्क मताधिकार पर ही आधारित था, है ना। तो हमको सत्य कथन नहीं है बताना है, तो एक तो कथन, पहला कथन ही सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा जो है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित था। दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संविधान सभा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो नहीं, संविधान सभा में मतलब जो संविधान सभा बनी हुई थी वो उसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, उसके लिए जो प्रांतों की विधानसभा थी उन्होंने निर्वाचन किया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं था, तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट तो गलत हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, संविधान सभा के लिए तो सही है कि यह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, और चौथा कहता है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ ठीक है, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी जिसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये सब थे। ठीक है, तो 3 और 4 जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है, और हमको बताना क्या है कि संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट बताने हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, 1 और 2 जो है वो संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, 3 और 4 जो है वो संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। ठीक है, संविधान सभा का जो मतलब गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दूसरा है कि इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। ठीक है, और तीसरे और चौथे जो हैं वो करेक्ट हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित संविधान सभा के सदस्य, मतलब किसी प्रांत से जो संविधान सभा में सदस्य गए हुए थे उनके बारे में हमको यहाँ पे बताना है कि वो कैसे गए थे और क्या हुआ था। ठीक है, तो प्रांतों से जो सदस्य गए हुए थे उनके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। देखिए, अगर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते तो हम उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते। ठीक है, तो प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद है बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी नामित नहीं किया था। सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। हाँ, ये करेक्ट है, प्रांत से भारतीय संविधान सभा में प्रांत से जो सदस्य गए हुए थे वो उन प्रांत के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर गए थे, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है। ठीक है, चुने नहीं गए थे, जो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, तो इसके लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन कैसे हुए थे इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना दिन लगा? तो 2 साल लगा, है ना, 2 साल। ठीक है, 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिन यहाँ पे कुल लगा था भारतीय संविधान को बनने में, और लगभग 65 या 66 लाख रुपए खर्चे हुए थे उस समय। अब ये जो 2 साल 11 माह 18 दिन जो हुआ ना, इसमें वाचन किया गया था संविधान का, उनके
वाचन मतलब उनके जो प्रावधान वगैरह थे उनको पढ़ा जाता था और उसके बाद उसमें जो जो संशोधन किया जाना है वो सब किया जाता था। तो इन 2 साल 11 माह में कुल 11 अधिवेशन किए गए। ठीक है, 11 अधिवेशन हुआ। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। उसके बाद 1950 में, ठीक है, 20 से मतलब 22, 23, 24, 25 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 में फिर से अधिवेशन हुआ संविधान सभा का और वो अंतिम अधिवेशन था। उस अधिवेशन में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ये सबको स्वीकार किया गया और उसके बाद वो अधिवेशन समाप्त हुआ। तो 11 अधिवेशन में तो संविधान को मतलब अंगीकृत किए थे और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला अधिवेशन जो जनवरी 1950 में हुआ, ठीक है, जनवरी 1950 में हुआ, उसमें राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इन सबको अंगीकृत किया गया। तो कुल मिला के कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, तो संविधान बनाने हेतु 11 अधिवेशन और कुल मिला के कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अल्पसंख्यक हेतु और जो मौलिक अधिकार है इनके लिए छोटी समितियां थीं, लेकिन एक बड़ी समिति थी जिसको कहा जाता था कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि समितियां कौन कौन सी थी और उसके कौन कौन अध्यक्ष थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, नियम समिति है ना, संविधान सभा में क्या क्या नियम होंगे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर केवल एक ही समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के, और किसी समिति के अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। यही सलाहकार समिति जो लिखी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी से संबंधित वो प्रश्न है। इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की 2 उप समितियाँ थी, जिसमें पहला था मूल अधिकार समिति या मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, और उसके बाद थे दूसरा है अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, इसके बाद अन्य समितियां थी संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये तो कुछ समितियां हो गई और उनके अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी समितियां और थीं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बड़ी समितियां थीं जिसके द्वारा संविधान सभा जो है वो अपना कार्य करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए, बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनके अलावा और कितने सदस्य थे? तो उनके अलावा और 6 सदस्य और थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो आपको 7 बताना है। ठीक है, लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर को ले लिया गया है तो आपको 6 सदस्य वहाँ पे बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे। तो भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एन. मित्र एवं डी.पी. खेतान। ठीक है, देखिए, जब इसमें बी.एल. मित्र का कुछ रीज़न से वो समिति को छोड़ दिए तो उनके स्थान पर एन. माधव राव आए थे
और डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी इस समिति में आए थे। ठीक है, तो अंतिम रूप से अगर हम देखें तो कौन कौन इसके 6 सदस्य हो जाएंगे। देखिए, ये मैं प्रारंभिक सदस्यों को पहले बता देता हूँ, फिर अंतिम सदस्यों को बताऊंगा। पहले प्रारंभिक जब समिति बनाई गई तो पहले 6 सदस्य कौन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं डीपी खेतान। BL मित्र ने समिति को छोड़ दिया और डीपी खेतान का देहावसान हो गया। तो इन दोनों की समिति से अलग होने के बाद जो सदस्य जोड़े गए थे उसमें कौन कौन थे मैं बता देता हूं आपको। तो उसके बाद अंतिम रूप से जो समिति थी उसमें थी एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, गले में पूरा खराश आ जा रहा है। देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट हमको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं फिर इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया था। अब क्या करना है हमको, इसमें उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना है। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें कथन सही बताते हैं। तो पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए जो 1927 में साइमन कमीशन आया था उसको 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत उसको बनाया गया था और वो 2 साल पहले ही जांच के लिए आ गया था। जब उसने जांच कर लिया तो जांच के बाद उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी। ठीक है, उस जांच रिपोर्ट पर वार्तालाप करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, क्या हुआ, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के पश्चात जो निष्कर्ष निकला उसको श्वेत पत्र कहा गया। वो श्वेत पत्र ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ और उसी श्वेत पत्र के हिसाब से 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कुछ वो दिए गए हैं, कुछ कोट्स या कुछ महापुरुषों के ने कुछ कहा है भारतीय संविधान के बारे में, वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि किसने इसको कहा है। ठीक है, तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में है वो एक्चुअली में अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है मॉरिस जोन्स, ठीक है, मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, एलेक्जेंड्रोविच एंड आइवर जेनिंग्स का। तो ये जो कथन है ये है आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। अब पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, नहीं तो अल्पसंख्यकों के लिए जो 2 मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना वो बहुत बड़ा काम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार में लिखे हुए हैं और वो 2 अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं थीं भारतीय संविधान सभा में। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दाक्षायनी वेल युद्धन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं थीं जो भारतीय संविधान सभा में उपस्थित थीं जब संविधान का निर्माण हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में किसका है? ठीक है, मतलब भारतीय संविधान के बारे में ऐसा किसने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये स्टेटमेंट के.सी. व्हीलर का है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। तो इसमें आपको बताना है कि किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान नया राज्य बना सकता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में नए राज्य का निर्माण कर सकता है और बाहर से जीते हुए क्षेत्रों को नए भारत में प्रवेश करा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अनुच्छेद में तो 1 में तो ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा और उसमें भारत संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में मैं बताया कि भारतीय संसद नया राज्य बना सकती है और बाहर से जीते हुए अधिग्रहित राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश करा सकती है। ये अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद भारत के राज्यों जो पहले से बने हुए राज्य हैं, ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनका आकार जो है, उनके क्षेत्रफल जो है उनको कम या ज़्यादा कर सकती है। ये जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 3 के तहत ही भारतीय संसद किसी एक राज्य को काटकर उसे 2 राज्यों में विभक्त कर सकती है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। ठीक है, कुल अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुल मिला के अनुच्छेद 4 में जो वो राज्य थे ना क्या बोलते हैं, अधिसूचित राज्य क ख ग वाले, वो सब जो दिया हुआ था वो है अनुच्छेद 4 में, उसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य
तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 कथन दिए गए हैं, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कहता है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनाई गई थी ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मूल अधिकारों के बारे में 1935 के अधिनियम में कोई बात नहीं थी। सी कहता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। नहीं, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भी मूल अधिकार शामिल नहीं थे। उसके बाद डी कहता है क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार को प्रश्रय दिया गया। तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट जब मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, तो उसी समय सबसे पहली बार मूल अधिकारों के बारे में बात की गई थी और कहा गया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन पर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? हम ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते? ठीक है, तो हमको आर्टिकल 19(1) का ABCDEFG पता है, लेकिन आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(4) पता है क्या? इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो आर्टिकल 19(3) के अकॉर्डिंग ना, अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता पे बोलता है ना, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली बात बोलता है, भारत की लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली बात बोलता है, या फिर न्यायपालिका का अपमान करता है, तो उसकी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता पर यह कहकर प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि यह अवांछनीय आलोचना कर रहा है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि किसी भी नागरिक की बोलने की या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको अवांछनीय आलोचना कर रहा है करके उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? देखिए, ये यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन कौन से पहले नहीं कर सकते थे, है ना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में किस वाद के तहत दिया गया, है ना। तो इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संसद संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद से आया और वहीं पे संसद को अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 19वां देखते हैं। यहाँ पे कौन सा अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार तो आता है, समानता का अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, और नहीं आता बताना है हमको। तो सी आपको ध्यान में रखना है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन इसे बाद में संशोधित करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब ये वर्तमान में मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, यह एक संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं और भारतीय नागरिकों को भी मिले हुए हैं। तो हमको ये बताना है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको अनुच्छेद बता देता हूँ, है ना। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी नीति निर्देशक राज्यों का उद्देश्य है। धार्मिक राज्य स्थापित करना, ये नहीं है।
ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 22 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, ये शासन के लिए आधारभूत नहीं है। ठीक है, शासन के लिए मतलब शासन कैसे चलाना है इसके बारे में जानकारी दी गई है मौलिक अधिकारों उसमें नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, मौलिक अधिकार बोलता हूँ। राज्य सरकार को शासन कैसे चलाना है उसके लिए गाइडलाइन है हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन का विचार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये DPSP में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित बताना है ना। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके बारे में दूसरा देखते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सी देखते हैं, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और डी कहता है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य के पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो देखिए यहाँ पे सी और डी तो करेक्ट है कि जब कोई विधि स्पष्ट ना हो, ठीक है, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और किसी विशिष्ट कर्तव्य के पालन के लिए भी मतलब वो संवैधानिक कानून के अंतर्गत आता है जिसे क्या बोलते हैं आपका न्यायालय निश्चित किया जा न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अब मौलिक कर्तव्यों को अगर हमको बढ़ाना है तो संवैधानिक प्रक्रिया उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो बी तो करेक्ट है। अब इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो क्या किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाया जा सकता है किसी भी कंडीशन में? और परमादेश तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू होता है ना, मतलब उसको रीट जारी करता है कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो परमादेश जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत कथन बताना था, है ना, सही कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करना। नहीं, ये तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आती है। बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना। सी है बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये दो जगह पे है मौलिक अधिकार। देखिए सी और डी दोनों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में आते हैं। ठीक है, और ए जो है वो नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो बी बच गया। बी जो है वो क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करके रखें। ठीक है, तो बी हम आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। ये क्या कहता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बताना है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना तो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव और हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। ठीक है, ये आता है DPSP में। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार, ये तो आ जाता है मौलिक कर्तव्य, और DPSP दोनों में है। तो डी जो है वो मौलिक कर्तव्य भी है ना। लेकिन सी जो है वो केवल DPSP में आता है, केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है और मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। इसलिए 26 क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? जब संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसको तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0, एक भी नहीं थे। ठीक है, 28 नए राज्य के गठन की शक्ति, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें सोचने का जरूरत नहीं है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज,
है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, वहाँ पे जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो क्या वो स्वतंत्रता का प्रतीक है या न्याय का या समानता का या भाईचारे का, तो वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो अशोक चक्र है वो क्या है, वो न्याय का प्रतीक है, न्याय के बारे में हमको, न्याय को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन क्या होता है, ध्वज होता है या राजधानी होती है या संप्रभुता होता है या शासनाध्यक्ष होता है, तो किसी भी राज्य के लिए उसका महत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये 30 क्वेश्चंस के लगभग है, 35 मिनट का वीडियो बन गया है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और MCQs लाने की, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, है ना, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।